तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारी बच्ची के दृश्य से, जिसकी उम्र करीब 10-12 साल रही होगी। उसके सिर पर छोटे छोटे सींग थे और पीठ पर नाजुक पंख। उसका नाम था मेलेफिसेंट, एक मासूम सी परी जो एक जादुई जंगल में रहा करती थी। उसने कभी बाहरी दुनिया की झलक तक नहीं देखी थी। उसके लिए पूरा संसार बस यही उसका खूबसूरत जंगल था। आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने अब तक किसी इंसान को भी नहीं देखा था, फिर भी वह अपने जंगल में पूरी तरह खुश थी। इस जंगल में इंसानों को छोड़कर हर तरह के प्राणी मौजूद थे, अजीब से जीव और अनोखे जानवर। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में घूम रही थी कि उसे एक छोटा लड़का नजर आया जो लगभग उसकी ही उम्र का था। वह उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का बताता है कि वो पास के एक राज्य का रहने वाला है और जंगल में उसे एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया था जिसे उसने उठा लिया। मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस लेती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। लड़का मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं तो चल ही जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर मैं फिर कभी यहाँ आया तो क्या हम साथ खेल सकते हैं? मेलेफिसेंट हल्की झिझक के साथ जवाब देती है, यह जादुई जंगल है, इंसानों का यहाँ आना सही नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, देखेंगे। वह दोनों हाथ मिलाते हैं और उसी पल मेलेफिसेंट को हल्का सा झटका लगता है। असल में यह झटका उस लड़के की उंगली में पहनी लोहे की अंगूठी से लगा था। वह बताती है कि लोहा परियों को जलाता है, इसलिए उसे आगे से ऐसा पहनकर नहीं आना चाहिए। इसके बाद लड़का अपने राज्य की ओर लौट जाता है, लेकिन जिसकी भूमि से वह आया था वह राज्य इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उस लड़के के माता पिता भी अब जिंदा नहीं थे। मेलेफिसेंट से उसकी गहरी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों के मन में कभी यह बात आई ही नहीं कि वे दो अलग अलग दुश्मन दुनियाओं से हैं। दिन बीतते गए और वे दोनों साथ साथ खेलते रहे। कई साल गुजर गए, लड़का भी आता रहा और मेलेफिसेंट भी उसके साथ हर पल का आनंद लेती रही। अब दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते, बल्कि अच्छे भी हो सकते हैं। उसे यह बात मालूम ही नहीं थी कि इंसानों में लालच नाम की भी चीज होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि उसे उस लड़के को आए हुए कई दिन हो गए हैं और उसे उसकी वो बात भी याद आती है जब उसने कहा था कि बड़ा होकर वह अपने राज्य पर अधिकार करेगा और इस जंगल के कैले पर भी अपना हक जमाएगा। मेलेफिसेंट अभी भी समझ नहीं पाती कि लड़के के भीतर लालच छिपा हुआ था। एक दिन वह अपने जंगल में बैठी होती है कि अचानक देखती है दूसरे राज्य का राजा अपनी भारी सेना और घोड़ों के साथ जंगल पर हमला करने आ पहुंचा है। मेलेफिसेंट इस जंगल की रक्षक थी और उसे पता था कि उसे अपने घर की रक्षा कैसे करनी है। वह तुरंत उठ खड़ी होती है और अब वह काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। वह राजा से कहती है, तुम इस जंगल में कदम नहीं रख सकते। राजा हंसकर कहता है, मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है, मुझे इसकी लाश चाहिए। राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है, लेकिन जादुई जंगल भी चुप नहीं रहता। वहाँ के रहस्यमयी प्राणी घोड़ों पर सवार होकर उन पर हमला बोल देते हैं। कुछ ही देर में राजा और उसकी पूरी सेना घायल और बिखरी हुई दिखाई देती है। सारे इंसान डरकर भाग निकलते हैं क्योंकि यह जंगल सच में जादुई था और उनसे लड़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। राजा शर्मिंदगी के साथ अपने राज्य लौट जाता है। वह अब बूढ़ा और बेहद कमजोर हो चुका था। वह अपने सभी मंत्रियों और लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है, तुम सब जानते हो कि उस जंगल में कितना खजाना छिपा है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें उस पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन मेरी हालत अब पहले जैसी नहीं। मैं वहाँ जाकर लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम सबसे एक वादा करता हूँ, जो भी उस मेलेफिसेंट को मार देगा मैं अपनी बेटी का हाथ उसी को दे दूंगा। इतने में भीड़ से एक युवक आगे आता है और दृढ़ता से कहता है, मैं जाऊंगा। आप यह सुनकर दंग रह जाएंगे कि वह युवक कौन था। वह और कोई नहीं बल्कि स्टेफन था, वही छोटा लड़का जो कभी मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टेफन कई सालों बाद मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जंगल में पहुंचता है। मेलेफिसेंट उससे पूछती है, इतने साल तुम कहाँ गायब रहे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? स्टेफन नरमी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं व्यस्त था, लेकिन मैं आज तक तुम्हें भूला नहीं और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, तुम्हें सावधान करने आया हूँ। इसके बाद दोनों बातचीत में खो जाते हैं। मेलेफिसेंट कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसे अब भी नहीं पता था कि इंसान कितने बुरे हो सकते हैं। वह उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन स्टेफन बेहद लालची इंसान बन चुका था। वह उसके पानी में कोई नशीला जहर मिला देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर स्टेफन खंजर उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट की आंखें खुलती हैं, वह देखती है कि उसके पंख गायब हैं। उसकी पीठ पर गहरे जख्म थे और यह देखकर वह विश्वास तक नहीं कर पाती। वह चीखने लगती है, रोने लगती है। उसके सुंदर पंख जो उसकी पहचान थे अब वहाँ नहीं थे। वह अब पंखों वाली परी नहीं रही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टेफन मेलेफिसेंट के कटे हुए पंख राजा के पास ले जाता है और कहता है, लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। राजा बेहद
खुश होता है और उन पंखों को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, राज्य का नया राजा। और इस तरह स्टेफन का लालची सपना पूरा हो जाता है। इधर जंगल में मेलेफिसेंट टूट चुकी थी, अपने घावों के साथ, अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ। वह एक दिन जंगल में चलते हुए देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उसे ऐसा अन्याय देखा नहीं जाता। वह तुरंत जादू करती है और उस कौवे को इंसान में बदल देती है। शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वह कौवा, जो अब आदमी बन चुका था, उसके पास आता है और कहता है, धन्यवाद, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? मेलेफिसेंट शांत से कहती है, बताने लायक कुछ नहीं, बस दिल में दया आ गई। वह आदमी झुक कर कहता है, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, आप जो कहेंगी वही करूंगा। वह इंसान बनकर बहुत खुश था और मेलेफिसेंट भी उसकी बात मान लेती है और उसका नाम डाइवॉल रखती है। डाइवॉल उसे धीरे धीरे खबरें लाकर देता है और मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टेफन ने सिर्फ लालच में आकर उसके पंख काटे थे। इस दर्द ने उसके दिल से इंसानों पर रहा सहा विश्वास भी खत्म कर दिया। अब उसे इंसानों से नफरत होने लगी थी। उधर राज्य में स्टेफन की शादी राजा की बेटी से हो चुकी थी और उनके यहाँ एक बच्ची भी पैदा हुई थी। राज्य में धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था, हर ओर उत्सव था और किसी को नहीं पता था कि इस भीड़ में कौन कौन दूर दूर से आया हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी वहाँ पहुँचती है और बच्ची को देखने लगती है। वह उस नन्ही सी बच्ची से कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी, तुम्हारी उंगली एक सुई से चुभेगी और तुम गहरी नींद में चली जाओगी, एक ऐसी नींद जो मौत जैसी होगी। स्टेफन घबरा जाता है और रोने लगता है। ऐसा मत करो, मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? मेलेफिसेंट शांत आवाज में कहती है, मैं भी किसी की बेटी थी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? लेकिन उसके दिल में एक कोना अभी भी नरम था। वह कहती है, एक रास्ता है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टेफन हताश हो जाता है और तुरंत 3 छोटी परियों को बुलाता है। वह उनसे कहता है, मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और जब तक वह 16 की न हो जाए उसे राज्य में वापस मत लाना, वरना श्राप पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह निकलता है जंगल पर हमला करने के लिए, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहता है क्योंकि जंगल की सीमाओं को मेलेफिसेंट ने अपनी जादुई शक्ति से ढक रखा था। अब कोई भी इंसान उस जंगल में कदम नहीं रख सकता था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन की बेटी राजकुमारी तीनों परियों के साथ दूर एक सुरक्षित जगह ले जाई जा चुकी थी, लेकिन मेलेफिसेंट को उसका ठिकाना अच्छी तरह पता था कि वह किस स्थान पर रह रही है। वह उसे डराने की कोशिश करती है, मगर छोटी सी राजकुमारी ऑरोरा हंसने लगती है और धीरे धीरे मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए नरम पड़ने लगा, क्योंकि वह मूल रूप से एक दयालु परी थी। उसके भीतर कोई क्रूरता नहीं थी। वे तीनों परियां, जिन्हें ऑरोरा का ख्याल रखना था, काफी लापरवाह साबित होती है और अक्सर ऑरोरा की जान मेलेफिसेंट ही बचाती थी। कभी उसे पहाड़ से गिरने से रोकती, कभी किसी पेड़ से फिसलने से बचाती। समय के साथ ऑरोरा बड़ी होने लगती है। अब वह 15 वर्ष की हो चुकी थी, यानी श्राप पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी था। जिस जगह वह तीनों परियां उसे लेकर आई थी, वह एक घिरे हुए क्षेत्र में थी, चारों तरफ कांटेदार लकड़ियों से भरा हुआ। ऑरोरा ने भी इस दीवार के बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। तो उसे हमेशा जिज्ञासा रहती, आखिर इस सीमा के बाहर क्या है। एक दिन वह बाहर की ओर बढ़ती है और उत्सुकता से आसपास देखने लगती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई वहाँ मौजूद है। वह पुकारती है, कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं। वहाँ मेलेफिसेंट मौजूद होती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और ऑरोरा के सामने आ जाती है। ऑरोरा उसे देखकर चौंकती है और कहती है, आप ही तो हैं जो बचपन से मेरा ध्यान रखती थी, फिर मेरे सामने कभी आई क्यों नहीं? आप मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और आपका वह काला साथी, वह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को उसके इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उसके दिल में एक अनजानी खुशी भर जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, वह भीतर से बहुत अच्छी परी थी। वह ऑरोरा से सच्चा स्नेह करने लगती है और वह नहीं चाहती थी कि वही श्राप जिसे उसने गुस्से में दिया था उस लड़की को कभी छुए भी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वे माँ बेटी की तरह साथ रहने लगती हैं, खेलती हैं, बातें करती हैं। एक रात जब ऑरोरा सो रही होती है, मेलेफिसेंट अपनी सारी शक्ति लगाकर उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बरसों पहले दिया गया वह श्राप अब वापस नहीं हो सकता। वह मन ही मन दुआ करती है किसी तरह जल्दी से ऑरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि श्राप पलट सके। इसके बाद सुबह होती है और जंगल में ऑरोरा और मेलेफिसेंट बातचीत कर रही होती है। ऑरोरा पूछती है, आपके पंख कहाँ गए? हर परी के पंख होते हैं। मेलेफिसेंट दुख से कहती है, मेरे भी पंख थे, लेकिन एक इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं उनसे बहुत खुश थी, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी और मुझे वे आज भी बहुत याद आते हैं। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। तो ऑरोरा उसे गले लगाकर सांत्वना देती है, आप चिंता मत कीजिए, कल मेरा 16वां जन्मदिन है और आप देखिएगा मैं उन परियों से इजाजत लेकर यहीं आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेली
नहीं होंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन मैलेफिसेंट जानती थी कि यह संभव नहीं होगा जब तक ऑनरोरा को उसका सच्चा प्यार न मिल जाए, और वह एक दिन में तो नहीं हो सकता था। ऑनरोरा अपने घर लौट रही होती है कि रास्ते में उसे एक सुंदर युवक दिखाई देता है, लगभग उसकी ही उम्र का। दोनों बस एक नजर एक दूसरे पर डालते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद ऑनरोरा घर पहुंचती है और तीनों परियों से कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं आप सबसे दूर मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। परियों को लगने लगता है कि शायद ऑरोरा को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा हैं और अब वह अपने पर्दे के हटने के बाद सीधे किंगडम जाना चाहती है। इसलिए वे तीनों परियां उसे सब कुछ सच सच बता देती हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, और यह भी कि एक दुष्ट परी है जो उसकी जान लेना चाहती है। वे बताती हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। यह सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। वह नाराज होकर मेलेफिसेंट के पास जाती है और पूछती है, क्या जो मैंने सुना वह सब सच है? मेलेफिसेंट उसे प्यार से कहती है, हाँ यह सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने यह सब तुम्हारे पिता की वजह से किया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस ऑरोरा बहुत आहत होती है और वहाँ से चली जाती है। वह सीधा किंगडम पहुँचती है और जाकर अपने पिता राजा स्टीफन के गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, डैड मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। यह सुनकर राजा को उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहते हैं, जब मैंने कहा था कि ऑरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के बाद लाना, तो तुम लोग उसे एक दिन पहले क्यों लेकर आए, जबकि श्राप पूरा होने ही वाला था। वह अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, इसे वापस ले जाओ या इसे ऐसे कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके पास कुछ भी न हो और कोई भी उस कमरे में न जाए। लेकिन राजा श्राप को रोक नहीं सकता था। जैसे ही ऑरोरा की 16वीं वर्षगांठ पूरी होती है, श्राप उस पर हावी हो जाता है। प्रिंसेस ऑरोरा खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाती है जहां स्पिनिंग व्हील्स रखे होते हैं और उन पर नुकीली सुइयां लगी होती हैं। श्राप के जादू से वह अपनी उंगली उस सुई से छू लेती है और तुरंत गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब अनंत नींद में चली गई थी। उधर मेलेफिसेंट को भी बहुत दुख होता है। उसे वह लड़का याद आता है जो रास्ते में ऑरोरा से मिला था। उसे लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और शायद वही इस श्राप को तोड़ दे। इसलिए वह उस लड़के को लेकर ऑरोरा के पास आती है। उधर वह परी जो बचपन से ऑरोरा का सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, राजा से कहती है, आप उसके पिता हैं, आप उसके माथे पर चूमे, शायद वह जाग जाए, शायद आप ही उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन राजा स्टीफन कहता है, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और आज सब उसका परिणाम है। जब मेलेफिसेंट लड़के को ऑरोरा के पास लाती है और वह उसे चूमता है, फिर भी ऑरोरा नहीं जागती। यह देखकर मेलेफिसेंट समझ जाती है कि वह लड़का उसका ट्रू लव नहीं है। वह रो पड़ती है। ऑरोरा के पास बैठकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम्हारी मुस्कान याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। और रोते रोते वह ऑरोरा के माथे पर एक अंतिम चुंबन देती है और मुड़कर चलने लगती है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, रुको गॉड मदर। और यह आवाज स्वयं प्रिंसेस ऑरोरा की होती है। हाँ, ऑरोरा का सच्चा प्यार वह लड़का नहीं बल्कि मेलेफिसेंट थी, क्योंकि वही उसे दिल से सच्चे प्रेम से प्यार करती थी। प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलेफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वह जो जाल फेंका गया था वह लोहे का जाल था और लोहे का जाल परियों को जला सकता था। मेलेफिसेंट यहाँ भी बहुत बेबस हो जाती है। तभी वह अपने कौए को एक भयंकरी ड्रैगन में बदल देती है। वह कौआ जो अब ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से आग उगलने लगता है और वहाँ मौजूद कई सैनिक उसकी आग से झलकर गिर पड़ते हैं। मेलेफिसेंट अब आजाद भी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ किंग स्टीफन अपने कुछ सैनिकों के साथ पहुँच जाता है। मेलेफिसेंट के सामने खड़े होने के लिए उसने लोहे की ढाल पहन रखी थी ताकि वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑरोरा को दूर से मेलेफिसेंट के वही पंख दिखाई दे जाते हैं। वे पंख हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो उन्हें भी एहसास हो गया हो कि उनकी असली मालिक यहीं कहीं है। प्रिंसेस ऑरोरा उन पंखों को मुक्त कर देती है और वे खुद ब खुद उड़कर वापस मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। अपने पंख मिलते ही मेलेफिसेंट दोबारा हवा में उठने लगती है और स्टीफन को अपने साथ ऊपर ले जाती है। लेकिन वह उसे ऊपर से फेंकती नहीं। स्टीफन मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने लगता है और दोनों ही कैले की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पंखों को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह उड़ न सके। लेकिन जैसे ही वे जमीन के करीब पहुंचते हैं, मेलेफिसेंट अपने पंख खोल देती है और हवा में उड़ जाती है और उसी गिरावट में स्टीफन जमीन पर जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। लालच से भरा वह आदमी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। अब सब कुछ शांत और ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उन तमाम सीमाओं
को मिटा देती है जो उसने जंगल के चारों ओर बनाई थी। जगह जगह फूल लौट आते हैं, हरियाली फिर से खिल उठती है। इसके बाद वह प्रिंसेस ऑनरोरा से कहती है कि आज से वह इस जादुई जंगल की रानी है और यूं दोनों राजमानवों का राज्य और जंगल आपस में एक हो जाते हैं। लोग हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं और पता ही नहीं चलता कि 4 साल कैसे बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में पहुंचते हैं जहां मैलेफिसेंट रहती थी। वे वहां कुछ जादुई जीवों को पकड़ने आए थे। इसी दौरान मैलेफिसेंट भी वहां पहुंच जाती है। वह उन तीनों में से 2 आदमियों को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा एक जीव को छुड़ाकर गहरे जंगल की ओर भाग जाता है। वह उस हिस्से में पहुंचता है जहां चमकते हुए फूल उग रहे थे। वह आदमी उन फूलों में से एक उठा लेता है और फिर एक राज्य की ओर भाग जाता है। उसके कपड़ों पर वही चमकते फूल चिपक जाते हैं जिन्हें वह उतार कर ले जाता है। बदले में वहाँ का आदमी उसे पैसे देता है। फिर यह भी दिखाया जाता है कि उस राज्य के लोग अब भी मैलेफिसेंट को अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि उसने उनकी प्रिंसेस को छल लिया था और वह हमेशा से ऑनरोरा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑनरोरा जंगल में बेहद खुश है। अपने नए राज्य में वह तरह तरह के जादुई जीवों के साथ नृत्य कर रही थी। सब अपने अपने मसले उसी के पास लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि एक जीव अचानक गायब हो गया है, वही जिसे वह आदमी पकड़ कर ले गया था। यह सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा परेशान हो जाती है। तभी वही 3 नन्ही परियां आती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। वे उसका ताज लेकर भागने लगती हैं ताकि वह उनके पीछे उतरे। और जैसे ही ऑनरोरा नीचे आती है उसे कौन दिखाई देता है? वही प्रिंस जो 4 साल पहले उससे मिला था। लेकिन तब तक उनका सच्चा प्यार नहीं था। वह एक प्रिंस था जिसका नाम था प्रिंस फिलिप। काफी समय से वह ऑरोरा को पसंद करता था और यहाँ वह उसे प्रपोज कर देता है। यह सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा भी बेहद खुश होती है क्योंकि वह भी उसे कहीं न कहीं चाहने लगी थी। ये सब मैलेफिसेंट का कौवा डियावल भी देख रहा होता है। वह उड़कर मैलेफिसेंट को पूरी बात बताता है तो मैलेफिसेंट तुरंत उड़कर ऑरोरा से मिलने पहुंचती है। दूसरी ओर प्रिंस फिलिप भी अपने माँ बाप को बताने निकलता है कि उसे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि फिलिप अपने राज्य पहुंच चुका है। वहाँ पहुंचकर वह अपने पिता, माता और बाकी लोगों को बताता है कि वह उस लड़की को प्रपोज करने वाला है और उसने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। यह सुनते ही उसके पिता यानी राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रानी वह तो मन ही मन उदास हो जाती है। हालांकि वह यह भावना अपने बेटे पर जाहिर नहीं होने देती। दिल से वह तैयार नहीं थी, फिर भी वह कहती है ठीक है, उन्हें डिनर पर बुला लेते हैं, प्रिंसेस ऑनरोरा और उसकी गॉड मदर मैलेफिसेंट को। उधर हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट ऑनरोरा से बातें कर रही थी। वह कहती है तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था प्रिंसेस ऑनरोरा को प्रपोज करने से पहले। मैलेफिसेंट आगे कहती है सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के अक्सर धोखा देते हैं, तभी तो तुम्हारा सच्चा प्यार मैं निकली थी। मैं दिल से तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। इस पर प्रिंसेस ऑनरोरा कहती है कृपया ऐसा मत सोचिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के हर इंसान ऐसे ही हो। मैलेफिसेंट थोड़ा नरम होकर कहती है ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब वह दिन आ ही गया था जब दोनों परिवार एक साथ रात्रि भोज करने वाले थे। प्रिंस फिलिप की माता यानी रानी अपनी एक गुप्त कोठरी की ओर जाती है। जब वह अंदर बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि वह जगह वास्तव में एक लोहे की फैक्ट्री थी। रानी वहाँ से गुजरती है और हमें वही चमकता हुआ फूल भी दिखाई देता है, साथ ही वह जादुई जीव भी जिसे उस आदमी ने पकड़ कर लाया था। रानी उस आदमी से कहती है जल्दी काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। और वहीं हमें एक चरखा भी दिखाई देता है जिसमें वही नुकीली सुई लगी होती है। पूरा दृश्य रहस्य से भरा था क्योंकि रानी की असली योजना के बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आता। फिर दृश्य बदल जाता है। अब दूसरी ओर जंगल में मैलेफिसेंट, उसका कौवा जो इस वक्त इंसानी रूप में था, और प्रिंसेस ऑनरोरा सभी राजमहल की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रिंसेस ऑनरोरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मैलेफिसेंट उस राज्य में कदम रखती है, लोग उसे देखते ही घबराकर छिपने लगते हैं। कुछ तो अपने हथियार तक निकाल लेते हैं क्योंकि उनके लिए मैलेफिसेंट एक खतरनाक जादूगरनी थी। लेकिन मैलेफिसेंट इन सब पर बस मुस्कुराती रहती है, न किसी को कुछ कहती है, न किसी से उलझती है। अब हम देखते हैं कि वे तीनों महल के भीतर पहुंच चुके हैं, राजा, रानी और बाकी लोगों के सामने। डिनर शुरू होता है, लेकिन रानी मैलेफिसेंट से अच्छी बातें करने के बजाय उसे उसका पुराना अतीत याद दिलाने लगती है। वह कहती है तुम ही थी ना जिसने उस बेचारी राजकुमारी को श्राप दिया था, उसके शब्द बिल्कुल भी सुखद नहीं थे। वह आगे जोड़ती है तुमने इंसानों को भी मारा था, याद है? इस पर मैलेफिसेंट जवाब देती है आपके राज्य के भी लोग मेरे जंगल में आए थे। ऑरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कृपया शांत रहे, लेकिन रानी फिर भी नहीं रुकती और बेढंगी सी बातें करती रहती है। वह कहती है अगर मेरे बेटे और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो गई तो उसकी असली माँ कौन होगी? यह सुनकर मैलेफिसेंट का
का दिल सच में टूट जाता है क्योंकि वह खुद को ऑरोरा की सच्ची माँ मानने लगी थी। गुस्से में वह अपने पंख फैलाती है और हरी ऊर्जा का एक झटका बाहर निकलता है जिससे सब लोग दूर जा गिरते हैं। रानी बेवजह डरकर राजा के पीछे छिप जाती है और बेचारे राजा गिर पड़ते हैं। रानी घबराकर चिल्लाती है, मैलेफिसेंट ने राजा पर श्राप डाल दिया है, और ऑरोरा उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है। वह मैलेफिसेंट से कहती है, कृपया अपना जादू वापस ले लीजिए, आप हमेशा सब पर श्राप क्यों डालती है? मैलेफिसेंट हैरान होकर कहती है, प्रिंसेस ऑरोरा, तुम भी यही कह रही हो, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। लेकिन ऑरोरा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि रानी ने पूरी तरह उसे अपने शब्दों में बांध लिया था। तभी वहाँ सैनिक आ पहुँचते हैं जो मैलेफिसेंट पर हमला करने वाले होते हैं। मैलेफिसेंट अंतिम बार ऑरोरा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? प्रिंसेस ऑरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग अपनी बेटी के साथ ही रुके रहते हैं। तब मैलेफिसेंट दुखी मन से पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन वहाँ सामने एक और लड़की मौजूद होती है जो क्वीन और किंग की भरोसेमंद साथी होती है। वह अचानक आयरन बोल्ट से मैलेफिसेंट पर हमला कर देती है जिससे बेचारी मैलेफिसेंट सीधा समंदर में गिर जाती है। दूसरी तरफ कैसल में किंग बेहोश पड़े होते हैं, बिल्कुल निढाल। उन्हें फौरन उनके बेडरूम में ले जाया जाता है और सब लोग गहरी चिंता में डूब जाते हैं। तभी किंग का बेटा प्रिंस फिलिप अपनी माँ क्वीन से कहता है, मदर, आप फादर के माथे पर एक किस कीजिए, आप ही उनसे सच्चा प्रेम करती हैं, शायद आपका प्यार उन्हें वापस जगा दे। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर एक अजीब सा चेहरा बनाती है क्योंकि ना तो वह किंग से सच में प्यार करती थी और ना ही ऐसी कहानियों पर विश्वास रखती थी। वह तो एक लालची औरत थी, फिर भी बेटे की बात मानकर वह वैसा ही करती है। मगर किंग की आंखें नहीं खुलती। जब ऑरोरा यह देखती है तो वह कहती है, मैं मैलेफिसेंट से बात करने जाऊंगी, शायद वह अपना गुस्सा छोड़ दे। जंगल में पहुंचते ही सब लोग कहते हैं, हमने मैलेफिसेंट को कहीं नहीं देखा, वह यहाँ आई ही नहीं। उधर किंग और क्वीन की वही साथी समंदर के पास लगातार नजरें जमाए बैठी होती है कि कब मैलेफिसेंट बाहर निकले। लेकिन वह देखती है कि एक अनजाना प्राणी आता है और मैलेफिसेंट को अपने साथ ले जाता है। वह तुरंत भागकर क्वीन को बताती है, जिस पर क्वीन आदेश देती है, उसे तुरंत रोको। और दूसरी तरफ जंगल से ऑरोरा वापस किंगडम लौट आती है, मगर उसके घोड़े में एक जादुई प्राणी छिपा हुआ था जो चुपके से किंगडम तक उसके साथ आ गया। वही प्राणी उस जगह पहुंचती है जहां पहला क्रिएचर पहले से कैद था और उसे भी वही आदमी पकड़कर कैद कर लेता है। प्रिंसेस ऑरोरा क्वीन से कहती है, मुझे मैलेफिसेंट कहीं नहीं मिली, क्या उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? तो क्वीन बनावटी सुकून देते हुए कहती है, चिंता मत करो, वह बहुत ताकतवर है, जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। और वह ऑरोरा को अपनी बातों में उलझाने लगती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी समंदर पर पहरा देती रहती है ताकि जैसे ही मैलेफिसेंट दिखे उसे तुरंत मौत के घाट उतार दे। फिर किंगडम में घोषणा की जाती है, अगले 3 दिनों में प्रिंस फिलिप एंड प्रिंसेस ऑरोरा की शादी होगी। हम सब चाहते हैं कि पुरानी लड़ाइयाँ खत्म हो और हम शांति से एक हो जाएं। जंगल के सभी जादुई प्राणियों को इस शादी में न्योता भेजा जाता है, लेकिन असल में यह उनकी साजिश थी। वे मैलेफिसेंट को मारकर सारे जंगल के प्राणियों को कैद करना चाहते थे ताकि जंगल की रक्षा करने वाला कोई न बचे और वे उस पर कब्जा कर सके। उधर हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह घायल पड़ी होती है और उसे कुछ अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ क्रिएचर आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके बड़े बड़े पंख होते हैं और सिर पर तेज सींग। वे जंगल में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि इंसानों की दुनिया पर हमला करने से पहले जंगल ही उनका सुरक्षित ठिकाना होगा। मैलेफिसेंट भी अब वहाँ पहुँच चुकी होती है। उनमें से एक क्रिएचर उसके पास आता है और कहता है, अपनी ताकत हमें भी दो, हमें सिखाओ कि इंसानों को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन मैलेफिसेंट उसे दूर धकेल देती है। उन क्रिएचर्स के मुखिया का नाम बोरा होता है। जब वह देखता है कि मैलेफिसेंट में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी दूर फेंक सकती है तो वह खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके लिए उसे काबू करना आसान नहीं होगा। तभी बोरा का साथी मैलेफिसेंट को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। वह बताता है, यहाँ कभी अच्छी और बुरी दोनों तरह की परियां साथ रहती थी, लेकिन जब इंसान उन्हें शिकार करने लगे तो उन्हें एकजुट होना पड़ा। फिर वह एक पुराने से ढांचे के पास रुकता है जो बिल्कुल निश्शब्द और स्थिर पड़ा था। वह कहता है, मैलेफिसेंट, तुम इन्हीं की वंशज हो, आखिरी शक्तिशाली और नेक परी। वह आदमी आगे कहता है, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और एक समय आएगा जब तुम दुनिया की सबसे ताकतवर परी बनकर उभरोगी, लेकिन उस अंतिम अवस्था तक तुम अब भी नहीं पहुंची हो, और वह है प्रिंसेस ऑरोरा को दिल से माफ करना, क्योंकि पूरी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है, उसे चाहा है। और किसी को सच्चे दिल से माफ करना बड़ी हिम्मत मांगता है। जो इंसान दिल से क्षमा कर दे उसी को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मगर मैलेफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने हमेशा उससे प्यार किया और उसने ही मुझे धोखा दिया। इतने में वहाँ बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस
प्रिंसेस ऑनरोरा की शादी होने वाली है। हमारे लिए उन पर हमला करने का यह सही मौका है। लेकिन मेलिफिसेंट अपनी जगह शांत रहती है। उधर किंगडम में हम देखते हैं कि क्वीन अपनी मीठी छुरी जैसी बातों से प्रिंसेस ऑनरोरा को भीतर ही भीतर परेशान करने लगी है। ऑनरोरा को भी इसका एहसास होने लगता है। वह प्रिंस फिलिप के पास जाती और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उधर दूसरी तरफ क्वीन का जी उसका काम करने में व्यस्त होता है। वह उसके लिए एक तरह के हथियार जैसे डार्ट तैयार कर रहा होता है, जिसके बारे में वह बताता है यह उन परियों को मार सकता है और मैंने इसे खास मेलिफिसेंट को खत्म करने के लिए बनाया है। यह सुनकर क्वीन बेहद खुश होती है। उसके पास एक नन्ही सी परी भी होती है और जैसे ही वह पाउडर उस परी पर डालता है वह वहीं मर जाती है। क्वीन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन वह आदमी कहता है और पाउडर तभी बन सकता है जब आप मुझे और भी चमकते फूल, ग्लोइंग फ्लावर्स ला कर दें। क्वीन तुरंत आदेश देती है, जाओ जितनी जल्दी हो सके वो सारे फूल ले आओ। फूल लेने जैसे ही उसके सैनिक जंगल पहुँचते हैं, मेलिफिसेंट को खबर लग जाती है और वह भी वहाँ पहुँचती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सैनिक सारे फूल उखाड़ चुके होते हैं। मेलिफिसेंट कुछ भी नहीं कर पाती, बस गहरी उदासी में खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा यही हुआ था, दर्द, धोखा और खाली हाथ। फिर सैनिक मेलिफिसेंट पर आयरन बोल्ट से हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी बोरा का साथी आकर उसकी रक्षा करता है। मेलिफिसेंट तुरंत एक शक्तिशाली ढाल, शील्ड बना देती है, जिससे दोनों सुरक्षित हो जाते हैं और बोरा सैनिकों पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन जब मेलिफिसेंट बोरा के साथी को लेकर उसे गुफा तक लाती है, तब तक वह बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑनरोरा की शादी का आयोजन शुरू हो चुका होता है। जंगल के सभी प्राणी किंगडम की ओर चल पड़े होते हैं। मेलिफिसेंट का कौवा, जो इंसानी रूप में था, जैसे ही भीतर जाने लगता है उसे रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस ऑनरोरा बेहद खूबसूरत लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है, जो कोई साधारण फूल नहीं बल्कि उसके जंगल का चमकता हुआ फूल होता है। इसे देखकर ऑरोरा चकित रह जाती है। क्वीन ने यह मेरे लिए क्यों भिजवाया? वह क्वीन को ढूंढने निकलती है और तभी उसे एक गुप्त दरवाजा मिल जाता है। उसके हाथ में अब भी वही चमकता फूल था। रास्ते पर बढ़ते हुए वह स्पिनिंग व्हील तक पहुंच जाती है। उसे अपने सारे दर्शन याद आने लगते हैं। यह श्राप क्या था और उसे यहाँ क्यों लाया गया था? वहाँ वह देखती है कि दो परियां भी कैद हैं, जिन्हें उस आदमी ने पकड़ा था। ऑनरोरा उन्हें छुड़ाने लगती है, लेकिन वही आदमी उसे रोक लेता है। तभी क्वीन वहाँ आ जाती है। वह प्रिंसेस ऑनरोरा से कहती है, मेरा राज्य कभी इस जंगल के पास हुआ करता था, लेकिन इन सब प्राणियों और मेलिफिसेंट के पूर्वजों ने मेरे राज्य को तबाह कर दिया। मेरे पिता मारे गए और जब मेरा भाई शांति की पेशकश करने गया तो जंगल के प्राणियों ने उसे भी खत्म कर दिया। जब मैं अकेली बची तो मुझे उस किंग से शादी करनी पड़ी, जो आज मेरा पति है। मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती। फिर रानी की कहानी समाप्त हो जाती है और वह सैनिकों को आदेश देती है कि ऑरोरा को एक कमरे में बंद कर दो। उधर सभी परियान और जंगल के जीव एक कमरे में बैठकर शादी की खुशियाँ मना रहे होते हैं। तभी उन पर वह पाउडर छिड़क दिया जाता है जो उस आदमी ने बनाया था। उस पाउडर की वजह से सभी कमजोर पड़ जाते हैं। जिस कमरे में ऑरोरा बंद होती है, वहीं उसका वेडिंग ड्रेस भी रखा होता है। वह अपने वेडिंग ड्रेस को फाड़कर उसे एक लंबी सी रस्सी में बदल देती है और किले से नीचे उतरने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सैनिक वहां आ जाते हैं और प्रिंसेस ऑनरोरा जल्दी से अपना कमरा अंदर से बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कौवा, जो इंसानी रूप में ही था, भी किसी तरह किले के अंदर पहुंच जाता है। उधर प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के पास बैठा होता है और उसे इस सारी स्थिति की कोई खबर नहीं होती। अब क्वीन महल की ऊपरी छत पर खड़ी होती है और जंगल की दिशा में लगातार बम फेंक रही होती है। वहीं बोरा भी अपने साथियों के साथ राज्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इस बीच ऑरोरा को मौका मिलते ही वह उसी फटी हुई ड्रेस से बनी रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती है और किंग के कमरे में पहुंचती है, जहां फिलिप भी मौजूद था। वह उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या किया और यह भी कि मेलिफिसेंट ने उसके पिता को कभी कोई श्राप नहीं दिया था, बल्कि उसकी माँ ने ही उन्हें नींद में भेजा था। यह सुनकर प्रिंस फिलिप स्तब्ध रह जाता है। इधर बोरा और उसके साथी किंगडम पर हमला करने लगे हैं, लेकिन राज्य के सैनिक भी उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं और कई प्राणियों को पकड़ भी लेते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा को मेलिफिसेंट का वही कौवा दिख जाता है, जो अब भी इंसानी रूप में था। वह उससे कहती है, हमें सबकी जान बचाने के लिए चर्च का मुख्य दरवाजा खोलना होगा। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने में जुट जाते हैं। अंदर पहुँच
खोजकर वे सारे प्राणियों को आजाद कर देते हैं। छोटी छोटी परियां उन छेदों को फूलों से भर देती है जहाँ से वह जहरीला पाउडर निकल रहा था। अब वह धूल बाहर नहीं आ सकती थी और न ही किसी प्राणी को नुकसान पहुँचाती थी। क्वीन की वह साथी लड़की जो ऊपर से पाउडर गिरा रही थी, जब उन छेदों को बंद करने आती है तो खुद ही नीचे गिर पड़ती है। प्रिंस फिलिप अपनी माँ क्वीन को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सैनिकों को आदेश देती है उसे पकड़ लो, पर फिलिप उससे पहले ही महल से नीचे कूद जाता है। वहीं प्रिंसेस ऑरोरा और मेलेफिसेंट के इंसान रूप कौवे दोनों को पकड़ लिया जाता है। तभी असली मेलेफिसेंट वहां पहुंचती है और अपने कौवे को एक विशाल भालू में बदल देती है। वह भालू चर्च का बड़ा दरवाजा तोड़कर सभी प्राणियों को मुक्त कर देता है। मेलेफिसेंट भी लड़ाई में कूद पड़ती है, सैनिकों को रोकती है और अपने लोगों को बचाती है। इसी दौरान बोरा भी वहां आ जाता है और क्वीन के सैनिकों से भिड़ जाता है, लेकिन फिलिप दौड़कर उसे रोकता है। रुको, ये हमारे जनरल हैं, इसे मत चोट पहुंचाओ। बोरा उसकी बात मानकर पीछे हट जाता है। जब जनरल यह देखता है कि बोरा ने उसे नहीं मारा तो उसे असल सच समझ आ जाता है कि असली खलनायक क्वीन ही है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट महल की छत तक पहुंचती है जहां क्वीन मौजूद थी। प्रिंसेस ऑरोरा भी उनके पीछे आ जाती है और मेलेफिसेंट से रोते हुए कहती है, कृपया क्वीन को मत मारिए, नहीं तो सब सच में सोचेंगे कि आप ही बुरी थी। मेलेफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, पीछे हटो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। ऑरोरा रोते हुए कहती है, मदर ऐसा मत करे। मदर शब्द सुनते ही मेलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। उसके भीतर भावनाएं उमड़ आती हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि क्वीन को हमला करने का मौका मिल जाता है। वह वही जहरीला पाउडर सीधा प्रिंसेस ऑरोरा की तरफ फेंकती है, लेकिन मेलेफिसेंट बीच में आकर ऑरोरा की जान बचा लेती है। जैसे ही पाउडर उसे लगता है, वह राख में बदलने लगती है। प्रिंसेस ऑरोरा फूट फूट कर रोने लगती है। क्वीन को यह देखकर खुशी होती है। वह गर्व से घोषणा करती है, अब तुम्हारी मेलेफिसेंट नहीं रही, अब मैं इस पूरे राज्य पर राज करूंगी। लेकिन तभी ऑरोरा के आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं और मेलेफिसेंट दोबारा जीवित हो जाती है। उसके विशाल पंख खिल उठते हैं। क्वीन क्रोधित हो जाती है। वह ऑरोरा को महल से नीचे धक्का दे देती है। मेलेफिसेंट से बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अब अपनी माँ की सच्चाई पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वह मेलेफिसेंट का साथ दे देता है। मेलेफिसेंट भी प्रिंसेस ऑरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी को अपनी स्वीकृति दे देती है। तभी उसके सामने वह छोटा आदमी आता है जिसने उसके प्राणियों को कैद कर रखा था। वह आदमी उसके सारे क्रीचर्स को आजाद कर देता है और मेलेफिसेंट को वही सुई वापस दे देता है जिसकी वजह से वह श्राप फैलाया गया था। अब सबको पता चल जाता है कि असली श्राप फैलाने वाली रानी ही थी। इसी दौरान राजा भी जाग जाता है और बोरा के लोग रानी को पकड़कर नीचे फेंक देते हैं। मेलेफिसेंट उसे तुरंत एक छोटी सी बकरी में बदल देती है और पूरे इलाके को फूलों से सजा देती है। फिर वह बोरा से कहती है, तुम लोग अच्छे क्रीचर्स हो, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वह ऑरोरा को खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनाती है और घोषणा करती है, अब हम सब मिलकर रहेंगे एक यूनियन की तरह। और फिर प्रिंस फिलिप एंड प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा भी बहुत खुश होता है। सारे क्रीचर्स और सभी लोग ताली बजाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दोनों किंगडम एक हो जाते हैं और शांति से रहने लगते हैं। अंत में मेलेफिसेंट ऑरोरा और फिलिप से कहती है, मैं फिर तभी लौट कर आऊंगी जब तुम्हारा एक प्यारा सा बेबी होगा। और इतना कहकर मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। सब कुछ फिर से शांत और खुशहाल हो जाता है। और इसी तरह प्यार, भरोसे और एकता की ताकत ने दोनों राज्यों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। और यहीं पर यह जादुई कथा समाप्त होती है।